हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सृष्टि एजुकेशन। मैं हूं पंकज गोदियाल और आज हम डिस्कस करने वाले हैं सिटीजनशिप के बारे में या नागरिकता के बारे में। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले अगर बात करें तो नागरिकता को हम दो तरीके से समझ सकते हैं। पहला, अगर कोई नागरिक है तो दो तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। एक तो देसी नागरिक, दूसरा विदेशी नागरिक या एलियंस जिनको बोला जाता है। एक तो सिटीजन, दूसरा एलियंस। ठीक है, अगर हम विदेशियों को भी दो भागों में हम अगर इनको बांटें या थोड़ा सा और डीप समझें तो विदेशी नागरिक में हम मित्र देश के नागरिक और दूसरा होते हैं शत्रु देश के नागरिक। ठीक है, यानी मित्र देश से ऐसे होते हैं जिनके साथ भारत के क्या है सकारात्मक संबंध होते हैं, जिनके साथ हमारे चाहे सकारात्मक संबंध, चाहे आप समझौते से ले लो, ट्रेड से ले लीजिए, बिजनेस से ले लीजिए। ठीक है, तो जिनके साथ हमारे पॉजिटिव रिलेशन होते हैं, सकारात्मक संबंध होते हैं, वो उनको हमने मित्र देश में रखा हुआ है। शत्रु देश ऐसे देश के नागरिक या ऐसे शत्रु देश जिनके साथ भारत का युद्ध चल रहा हो या भारत के जो समझौते हैं वो हो, या ट्रेड हो, बिजनेस हो, जिनके साथ हमारे रिलेशन थोड़ा अच्छे नहीं हैं, ऐसे नागरिकों भी हमने शत्रु देश के नागरिकों की संज्ञा दी जाती है। तो विदेशों में भी हमारे मित्र राष्ट्र जिनके साथ अच्छे संबंध हैं, जैसे हमारा सबसे अच्छा मित्र जो इतिहास से रहा है इजराइल। ठीक है, तो उनके जो नागरिक होंगे उनके लिए भारत के लिए क्या है, मित्र देश में है। दूसरा, जो जिनके साथ हमारे का सकारात्मक संबंध नहीं है वो शत्रु देश की संज्ञा में गिने जाते हैं। ठीक है, चलिए समझते हैं सबसे पहले नागरिक के बारे में। ठीक है, तो किसी भी देश के निवासरत ऐसे व्यक्ति जिन्हें उस देश के सभी राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक अधिकार प्राप्त होते हैं नागरिक कहलाते हैं। ठीक है, भारत में एकल नागरिकता की व्यवस्था है। तो भारत की जो सिटीजनशिप है, जो नागरिकता है, वो एकल नागरिकता का यहाँ पर क्या है प्रावधान किया गया है। ठीक है, जैसे देखिए यूएसए में क्या होता है, यूएसए में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है, यानी उनके जो स्टेट्स हैं वहाँ की भी नागरिकता होती है और एक उनका जो सेंटर है वहाँ की जो फेडरल हमने पढ़ा था लास्ट लेक्चर में, वहाँ की कैसी है दोहरी नागरिकता है, वहाँ की भी नागरिकता होगी और स्टेट की भी नागरिकता होगी। जबकि भारत में ऐसा नहीं है, भारत में एकल नागरिक यानी हमारे पास संघ की नागरिकता है। कहने का मतलब, जैसे सपोज कीजिए हमारे पास 29 स्टेट्स हैं, तो इन स्टेट्स की हमारी कोई नागरिकता नहीं, हमारे पास सीधे संघ यूनियन की हमारे पास क्या है नागरिकता है, वो है इंडियन। ठीक है, लेकिन यूएसए में क्या है, उनकी स्टेट की भी एक नागरिकता है और उनके फेडरल यानी उनके संघ की भी क्या है एक नागरिकता मानी जाती है। ठीक है, तो ये भारत में ये थोड़ा सा अंतर हो जाता है नागरिकता में। तो भारत में कैसी है, भारत में एकल नागरिकता की यहाँ पर व्यवस्था की गई है। चलिए, भारत के संविधान में इसका उल्लेख भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11 तक किया गया है। इसके संबंध में स्थायी और विस्तृत उपबंध यहाँ पर उपलब्ध नहीं है। यह सिर्फ उन लोगों की पहचान करता है जो संविधान लागू होने के समय 26 जनवरी 1950, आपको पता हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया गया था। तो संविधान लागू होने के समय जो भारत के नागरिक बने उनके बारे में यहाँ पर थोड़ा सा विस्तृत यहाँ पर कोई वर्णन किया गया है, कोई स्थायी और विस्तृत उपबंध नहीं है। सिर्फ हम यहाँ पर ये जान सकते हैं कि जब भारत का हमने क्या किया था, संविधान को लागू कर दिया गया था, उस समय पर कौन थे जो भारत के नागरिक बने थे। ठीक है, दूसरा, संसद को भी इस बात का अधिकार दिया जाता है कि वो नागरिकता संबंधी कानून की व्यवस्था करे, यानी संसद को ही ये शक्ति प्रदान है कि वो नागरिकता से संबंधित क्या करे, कानूनों की यहाँ पर व्यवस्था की जाए। इसी के अंतर्गत संसद ने 1955 में नागरिकता अधिनियम बनाया, जिसके तहत हम किसी भी नागरिकता के अर्जन और उसको समाप्त करने के जितने भी प्रावधान है वो इसी नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत किए गए हैं। चलिए देखते हैं, तो जो आर्टिकल हमने 5 से 11 तक यहाँ पर नागरिकता का उल्लेख है उसमें देखते हैं पहला जो अनुच्छेद है इसमें। ठीक है, यानी अनुच्छेद 5 क्या व्यवस्था करता है, तो संविधान लागू होने के समय की नागरिकता। ये जो आर्टिकल 5 है हमें बताता है कि संविधान जब लागू हुआ था उस समय पर क्या नागरिकता का प्रावधान थे। तो पहले इसमें था कि 26 जनवरी 1950 को भारत में रहने वाला ऐसे व्यक्ति जिसका जन्म भारत में हुआ हो, उसके माता पिता में से किसी एक का जन्म भारत में हुआ हो या संविधान लागू होने से 5 वर्ष पूर्व भारत में रहा हो, यानी कि उस समय पर जब संविधान लागू हुआ था उस समय की अगर आपको नागरिकता थी या किसको नागरिक माना जाए भारत का, तो उस समय 3 यहाँ पे सब क्लॉजेस रखे हुए कहा गया कि ऐसा व्यक्ति जिसका जन्म भारत में हुआ हो या उसके माता पिता में से किसी एक का जन्म भारत में हुआ हो या संविधान लागू होने से 5 वर्ष पूर्व वो भारत में रहा हो। चलिए, इसके बाद आर्टिकल 6 जो अगला आता है,
तो पाकिस्तान से भारत आए लोगों की नागरिकता, यानी आर्टिकल 6 में ऐसा प्रावधान है कि जो लोग पाकिस्तान से भारत आए हैं उन लोगों की नागरिकता के बारे में यहाँ पर प्रावधान किया गया। ठीक है, चलो। और जैसे कि आपको पता है, भारत जो है 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ, 2 डोमिनेंट स्टेट में बंट गया, भारत और पाकिस्तान। ठीक है, तो उस समय पर यह भी कहा गया, ठीक है, कि जो लोग भारत में रहना चाहते हैं वो भारत में रह सकते हैं, जो पाकिस्तान में रहना चाहते हैं वो वहाँ पर रह सकते हैं, या जो भारत और वापस आना चाहते हैं वो यहाँ रह सकते हैं, जो पाकिस्तान जाना चाहते हैं वहाँ पर रह सकते हैं। ऐसे वहाँ पर कोई प्रावधान नहीं था। तो ऐसे लोग जो पाकिस्तान से भारत आए लोगों की नागरिक, यानी जो उस समय का, जो आज तो पाकिस्तान अलग कंट्री है लेकिन उस समय पर क्या पाकिस्तान भी भारत का पार्ट था, तो जो लोग उस पार्ट में रहते थे जहां आज पाकिस्तान है, तो वहां के लोग जो भारत आए वो कैसे भारत के नागरिक बन सकते हैं, इसका प्रावधान इस अनुच्छेद 6 के अंतर्गत किया गया है। जैसे पाकिस्तान से भारत आया कोई भी व्यक्ति भारत का नागरिक बन सकता है, लेकिन उसे ये क्लॉजेस क्या है फॉलो करने पड़ेंगे। क्या है इन क्लॉजेस में? तो यदि उसके माता पिता दादा दादी में से कोई एक अविभाजित भारत, यानी अविभाजित भारत का मतलब, यानी जब आपको पता है 1947 से पहले, ठीक है, उस समय अविभाजित भारत में पैदा हुए हो, ठीक है, और 19 जुलाई 1948 से पूर्व भारत आ गया हो, ठीक है। दूसरा, 19 जुलाई 1948 के बाद भारत आया तो भारत सरकार द्वारा नागरिक पंजीकरण करा लिया गया हो, ठीक है, यानी अगर वो 1948 के बाद भारत अगर आया है तो भारत सरकार द्वारा नागरिक पंजीकरण का उसे करा लेना आवश्यक है। और पंजीकरण के लिए भी कब करा सकता है वो पंजीकरण? तो पंजीकरण कब करा सकता है? कम से कम 6 महीने तक वो भारत में रहा हो तभी वो पंजीकरण करा सकता है। अब एक डेट हमने यहाँ पर अभी बताई 19 जुलाई 1948 को। सो गदर एक चीज एक रखा गया था, एक परमिट पद्धति थी गदर, ठीक है, भारत सरकार के द्वारा वो पद्धति लाई गई थी, इसीलिए डेट हमने यहाँ पर रखी है 19 जुलाई 1948, जिसके तहत ये माना गया था कि कोई भी अंतिम बार भारत से पाकिस्तान या पाकिस्तान से भारत आ जा सकता है, ठीक है। यानी ये डेट हमने फिक्स रखी कि 19 जुलाई 1948 तक एक ये परमिट पद्धति लाई गई कि अब ऐसा व्यक्ति अंतिम बार भारत से पाकिस्तान जा सकता है या पाकिस्तान से भारत आ सकता है। ये हमने इस परमिट पद्धति इसमें लाई गई थी, ठीक है। चलिए, अनुच्छेद जो 7 है, अनुच्छेद 7 आर्टिकल 7, यहाँ पर क्या उपबंध किया गया है कि पाकिस्तान जाकर भारत वापस आने वाले व्यक्ति की नागरिकता, यानी ऐसे लोग जो पहले कहाँ चले गए बंटवारे के समय पाकिस्तान में चले गए, ठीक है, और वापस कहाँ गए, दोबारा से भारत में आना चाहते हैं या दोबारा वापस आने वाले व्यक्ति की नागरिकता, उसके लिए क्या प्रावधान है? तो जो व्यक्ति 1 मार्च 1947 के बाद भारत से पाकिस्तान स्थानांतरित हो गया हो लेकिन बाद में फिर भारत में वापस लौटना चाहता हो तो वह भी भारत का नागरिक बन सकता है, उसे भी बना दिया जाएगा। लेकिन क्या कंडीशन है उसके लिए? तो कंडीशन वही है, फिर हमें क्या कर रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, यानी पंजीकरण कराना पड़ेगा। और फिर से वही पंजीकरण कराना है तो उसके लिए हमने अवधि कितनी रखी है? 6 माह रहना, यानी भारत में उसे 6 माह तक रहना क्या है? अनिवार्य है। चलिए, अनुच्छेद 8, एक व्यक्ति जिसके माता पिता या दादा दादी अविभाजित भारत में पैदा हुए हों लेकिन वह भारत के बाहर रहा हो, ठीक है, तो फिर भी उसे भारत का नागरिक बनाया जा सकता है, लेकिन उसे भारत के नागरिक के रूप में पंजीकरण के लिए आवेदन करना जरूरी है। वो रह सकता है दादा दादी या माता पिता में से कोई भी अविभाजित भारत में अगर रह रहा है, ठीक है, पैदा हुए हैं, तो वो भारत के नागरिक बन सकता है। लेकिन कंडीशन फिर इसमें भी वही है, बन सकता है, लेकिन उसे क्या कराना पड़ेगा? रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, पंजीकरण कराना पड़ेगा, उसके लिए आवेदन देना पड़ेगा, ठीक है। फिर से वही कंडीशन कितना रहेगा? तो 6 महीने कम से कम भारत में रहना आवश्यक है। आर्टिकल 9, वह व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा या जो स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर ले, यानी वो भारत का नागरिक नहीं माने जाएगा, यानी जिसने अपनी इच्छा के अनुसार क्या किया है? किसी दूसरे देश की क्या ले ली है? नागरिकता ले ली है या दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर ली है। आर्टिकल 10, प्रत्येक व्यक्ति जो भारत का नागरिक है यह समझा जाएगा जो संसद के किसी प्रकार की विधि का निर्माण करे, ठीक है, विधि मतलब कानून का निर्माण करे। आर्टिकल 11 सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, आर्टिकल 11, तो संसद को, यदि बहुत बार पेपर में आ चुका है, ठीक है, इस पॉइंट को आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो आर्टिकल 11, संसद को यह अधिकार प्राप्त है कि वो नागरिकता के अर्जन और समाप्ति से संबंधित या नागरिकता से संबंधित अन्य सभी विषयों के संबंध में विधि बना सकती है कानून में। यानी संसद को हमने ये अधिकार दे रखा है इस आर्टिकल 11 के तहत
कि वो नागरिकता के अर्जन, अर्जन मतलब प्राप्ति, यानी नागरिकता की प्राप्ति से तथा नागरिकता की समाप्ति से संबंधित कोई भी प्रावधान, कोई भी कानून को क्या कर सकती है, किसी भी ऐसे विषयों पर क्या बना सकती है, नागरिकता से संबंधित किसी भी विषय पर, ठीक है, किसी भी सब्जेक्ट पर वो क्या बना सकती है, कानून बना सकती है, विधि का निर्माण कर सकती है। ये हमने संसद को अधिकार देखा है अनुच्छेद 11 के तहत, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं, हमने यहाँ पर समझा था नागरिकता, एक इससे पहले आर्टिकल 11 में अभी हम जैसे डिस्कस कर रहे थे कि नागरिकता अर्जन और नागरिकता की समाप्ति, दो वर्ड यहाँ पर आए हैं। इनको थोड़ा डिटेल में समझते हैं कि किस तरीके से एक व्यक्ति भारत की नागरिकता का अर्जन कर सकता है और किस तरीके से अर्जन किए यानी भारत की नागरिकता का अर्जन किए हुए भारत का जो नागरिक है किस तरीके से वो भारत की नागरिकता को खो सकता है, ये थोड़ा सा हम यहाँ पर डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं नागरिकता के अर्जन, या किस तरीके से एक व्यक्ति भारत की नागरिकता का अर्जन कर सकता है। तो नागरिकता अधिनियम 1955 नागरिकता प्राप्त करने के लिए 5 तरीके बताए गए हैं। कौन कौन से तरीके हैं? तो जन्म के आधार पर, वंश के आधार पर, पंजीकरण के आधार पर, देशीकरण के आधार पर और क्षेत्र समाविष्टि के द्वारा क्या किया जा सकता है, नागरिकता का अर्जन किया जा सकता है, ठीक है। तो पहला देखते हैं थोड़ा सा जन्म से, यानी जन्म के आधार पर आप किस तरीके से, जन्म के आधार पर आप किस तरीके से भारत की नागरिकता ले सकते हैं। तो 26 जनवरी 1950 के बाद और 1 जुलाई 1987 से पहले भारत में जन्मा कोई भी व्यक्ति भारत का नागरिक होगा, ठीक है। ये हमने क्लॉज रखा कि 1950 के बाद और 1 जुलाई 1987 से पहले अगर किसी व्यक्ति का जन्म भारत में होता है तो वो सीधे तौर पर भारत का नागरिक माना जाएगा, यानी उसमें उसके माता पिता का भारतीय होना या न होना ये ज़्यादा ज़रूरी नहीं रखता। उसके माता पिता कोई भी हो, अगर उसका जन्म यहाँ पर हुआ है तो वो भारत का नागरिक माना जाएगा। लेकिन इसके बाद हम कुछ संशोधन करते गए, फिर हमने क्लॉजेस लिखते गए। हमने कहा कि 1 जुलाई 1987 के बाद भारत में जन्मा कोई भी व्यक्ति तभी भारत का नागरिक बन सकता है या नागरिक होगा जन्म के समय उसके माता पिता में से कोई एक भारतीय होना चाहिए। पहले ये क्लॉज था, पहले माता और पिता की हम नेशनल सिटीजनशिप नहीं देखते थे, सीधे हम क्या बना देते थे, भारत का नागरिक घोषित हो जाता था। लेकिन फिर 87 के बाद अगर किसी का जन्म भारत में होता है तो उसे भारत का नागरिक तभी माना जाएगा जब उसके जन्म के समय उसके माता या पिता में से कोई एक भारत का नागरिक हो। चलिए तीसरा, यदि व्यक्ति का जन्म 3 दिसंबर 2004 के बाद हुआ हो तो वो भारत का नागरिक कहलाएगा। यदि जन्म के समय उसके माता पिता में से दोनों में से क्या हो, कोई ना, या तो दोनों भारतीय नागरिक हो या दोनों में से कोई एक भारत का नागरिक हो, लेकिन जो दूसरा है, जो दूसरा पेरेंट्स बताया, जो दूसरा है वो अवैध नहीं होना चाहिए, घुसपैठिया नहीं होना चाहिए या अवैध प्रवासी नहीं होना चाहिए या गलत तरीके से भारत में ना रह रहा हो। कहने का मतलब, ठीक है, देखिए अगर किसी का जन्म 2004 के बाद होता है तो इससे पहले वाले क्लॉज में हमने जोड़ा था कि माता पिता में से कोई एक भारतीय होना चाहिए, दूसरे के लिए हमने कोई प्रावधान नहीं किया। लेकिन अब हमने ये प्रावधान किया कि माता पिता में से कोई एक भारतीय होना चाहिए, लेकिन जो दूसरा है, सपोज कीजिए किसी का जन्म यहाँ पर होता है और उसकी माता क्या है, भारतीय है, ठीक है, लेकिन अब उसके पिता के पास भी किसी न किसी देश की, चाहे वो कोई सा छोटा देश है, विकसित है, अविकसित है, विकासशील है, ठीक है, कैसा भी देश है, उसके पिता के पास भी क्या होनी चाहिए, किसी न किसी देश की नागरिकता होनी चाहिए। यानी वो क्या नहीं होना चाहिए, घुसपैठिया नहीं होना चाहिए, अवैध नहीं होना चाहिए या किसी गैर तरीके से भारत में ना रह रहा हो, ठीक है, ठीक है। तो ये चीजें हमने यहाँ पर प्रावधान कर दिया गया था, ठीक है। अगला, भारत में जन्मे विदेशी राजनयिक और शत्रु देश के बच्चों को भारत की नागरिकता अर्जन का अधिकार नहीं है। राजनयिक मतलब सपोज कीजिए कोई भारत में कोई राजदूत, किसी कंट्री का राजदूत भारत में आया, ठीक है, और यहाँ पर उसके बच्चे का क्या होता है, जन्म होता है, तो वो जन्म के आधार पर क्या नहीं कर सकता, भारत की नागरिकता का ग्रहण नहीं कर सकता, और यही शत्रु देश के बच्चों के साथ भी एप्लीकेबल होता है। तो जन्म के आधार पर, इन 3 क्लॉजों के आधार पर आप क्या ले सकते हैं, नागरिकता का अर्जन किया जा सकता है। चलिए अगला देखते हैं, वंश के आधार पर।
तो वंश के आधार पर भी हमने कुछ क्लॉजेज में इसको बांटा है, जैसे जैसे अपग्रेड इसको हम करते रहे, मान लीजिए हम इसको क्या कर रहे हैं, अपग्रेड करते रह रहे हैं, ठीक है। तो 26 जनवरी 1950 के बाद, लेकिन 10 दिसंबर 1992 से पहले भारत के बाहर जन्मा कोई भी व्यक्ति भारत का नागरिक होगा। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जन्म कहाँ हो रहा है, भारत से बाहर हो रहा है, ये आपको ध्यान रखने वाली बात है, ठीक है। तो ऐसा व्यक्ति जिसका जन्म भारत से बाहर होगा वो भारत का नागरिक होगा यदि जन्म के समय उसके पिता भारत के नागरिक हो। यहाँ पर आप थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पर हमने सिर्फ प्रेफरेंस किसको दे रखा है, यानी उसके पिता का भारतीय होना बहुत जरूरी है। सपोज कीजिए अगर कोई व्यक्ति है बाहर कहीं यूएसए में या किसी देश में जाता है, ठीक है, वहाँ पर क्या करता है, उसकी शादी है, शादी करके वहाँ पर उसके बच्चे का जन्म होता है और वो भारत की नागरिकता लेना चाहता है, तो उससे भारत अपने बच्चे को भारत की नागरिकता दे दी जा सकती है, क्योंकि इस क्लॉज के हिसाब से पिता का भारतीय होना जरूरी है। इसी का हमने प्रावधान किया अगले में कि 10 दिसंबर 1992 के बाद भारत के बाहर, मैं बार बार आपको कह रहा हूँ, भारत के बाहर जन्म, यहाँ नहीं, जिसका जन्म भारत से बाहर हुआ हो, तो भारत के बाहर जन्मा कोई भी व्यक्ति भारत का नागरिक होगा यदि उसके माता और पिता में से कोई एक क्या होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए। अब हमने यहाँ पर माता को भी क्या कर दिया, प्रेफरेंस दे दी। अब माता भी हमने यहाँ पर जोड़ दिया, पहले पिता होना चाहिए था भारतीय नागरिक, अब हमने माता को भी यहाँ पर जोड़ दिया कि माता और पिता में से कोई एक भारतीय होना जरूरी है। फिर हमने इसको थोड़ा अपग्रेड किया कि 3 दिसंबर 2004 के बाद भारत से बाहर जन्मा कोई भी व्यक्ति तब तक भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा यदि जन्म के 1 साल की अवधि के अंदर उसने भारतीय जो वाणिज्य दूतावास है, ठीक है, जो भारतीय कॉन्सुलेट है, उसमें पंजीकरण नहीं कराया हो। यानी आपको 1 साल के अंतर्गत अपने बच्चे का, जो भारतीय कॉन्सुलेट है या भारतीय वाणिज्य दूतावास है, वहां पर आपको अपने बच्चे का रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा। ये विशेष परिस्थिति में है कि केंद्र सरकार अगर अनुमति द्वारा पंजीकरण 1 साल के बाद कराया जा सकता है, ये थोड़ा एक्सेप्शनल केसेस हैं, लेकिन 1 साल के अंदर आपको उसका पंजीकरण कराना, रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है। माता पिता को एक शपथ पत्र भी वहां पर देना पड़ता है। शपथ पत्र में क्या होगा, तो वहां पर लिखा होता है कि बच्चे के पास, यानी आपको देना पड़ेगा कि हमारा जो बच्चा है उसके पास किसी भी देश का पासपोर्ट नहीं है, अभी वो किसी भी देश का पासपोर्ट उसके पास नहीं है, ये आपको वहां पर रजिस्ट्रेशन के हिसाब से देना होता है, ठीक है। चलिए, तीसरा हमारे पास आता है पंजीकरण के द्वारा, यानी केंद्र सरकार आवेदन किए जाने पर किसी भी व्यक्ति को भारत के नागरिक के रूप में पंजीकृत कर सकता है पंजीकृत, लेकिन क्या क्या क्लॉजेस होने चाहिए, तो उसके भारतीय मूल का व्यक्ति आवेदन से पहले 7 वर्ष तक भारत में रह चुका हो, भारतीय मूल का व्यक्ति जो अविभाजित भारत से बाहर किसी भी देश का साधारण निवासी हो, ठीक है। एक व्यक्ति जो भारतीय नागरिक से विवाह कर ले और 7 साल भारत में, यानी आप कोई बाहर का व्यक्ति यहाँ पर आता है और भारत के नागरिक से क्या कर लेता है, विवाह कर लेता है, तो उसे भी नागरिकता में दे दी जाती है, लेकिन वो शादी के बाद 7 साल तक भारत में रह रहा हो या 7 साल से भारत में रह रहा हो शादी के बाद। उन व्यक्तियों को, जो अवयस्क बच्चों को भारतीय नागरिक हों, ठीक है, उन व्यक्तियों के जो अवयस्क बच्चे हैं उनको भी भारतीय नागरिकता दे दी जा सकती है, ठीक है। चलिए फिर देखते हैं देशीकरण कैसे मिलती है। देशीकरण, तो कोई विदेशी व्यक्ति देशीकरण द्वारा नागरिकता के लिए आवेदन कर सकता है। यदि कब कर सकता है, क्या क्या क्लॉजेस हैं, कब करेगा, तो किसी देश का नागरिक न हो जहां भारतीय देशीकरण द्वारा नागरिक बनने को रोक दिया जाए। यानी देशीकरण के आधार पर हम तभी दे सकते हैं उस व्यक्ति को कि जिस व्यक्ति, जहां का वो व्यक्ति है, उस देश की नागरिकता के लिए आवेदन कर सकता है। यानी वो भारतीय देशीकरण द्वारा नागरिक बनने से उसे रोक दिया जाएगा। क्यों रोक दिया जाएगा, क्योंकि वो ऐसे देश का नागरिक नहीं होना चाहिए जहां पर ये देशीकरण का प्रावधान नहीं हो, या वो लोग क्या उस देशीकरण के द्वारा नागरिकों को रोक दिया जाता है, या वहां पर कोई ऐसा प्रावधान न हो, तो तब भी हम देशीकरण के आधार पर उसको नागरिकता नहीं दे सकते। उसने अपने देश की नागरिकता त्याग दिया हो और केंद्र सरकार को इस बात की सूचना दे दी हो, तब भी हम उसको नागरिकता दे सकते हैं। वह आवेदन करने से पहले, जब वो देशीकरण के इस आधार पर जब आवेदन करेगा, ठीक है, तो 12 वर्ष तक भारत में रह रहा हो, ठीक है, कम से कम 12 वर्ष तक वो भारत में रह रहा हो और भारत सरकार की सेवाओं में, चाहे केंद्र सरकार की है, उचित समझौते पर यह अवधि घटा बढ़ा सकते, तो 12 साल तक लगभग वो भारत में काम कर रहा हो या भारत सरकार की सेवा में काम कर रहा हो। केंद्र सरकार की अगर समझे, उनकी समझदारी है, तो वो इस अवधि को घटा बढ़ा सकती है, केंद्र सरकार के पास अधिकार है। तो अगर हम थोड़ा सा देखें तो 12 वर्ष में भी अगर उस प्रावधान क्या है कि 12 वर्ष तो रहना चाहिए, तो 12 वर्ष में भी कैसा होना चाहिए, तो शुरू के जो 7 वर्ष हैं, जो शुरू के 7 साल हैं, उन 7 सालों में से 4 साल वो लगातार भारत में रहा हो और भारत सरकार के लिए सेवारत हो।
यानी 7 साल जो शुरू के हैं, उन 7 सालों के अंतर्गत जो शुरू के 4 साल हैं, उन 4 सालों में से भारत की सेवा में वो क्या कर रहा हूँ, काम कर रहा हूँ, भारत की सेवा कर रहे हैं वो। ठीक है, चलिए, तो इस तरीके से हम नागरिकता का अर्जन कर सकते हैं। 5 तरीकों से हमने नागरिकता का अर्जन कर सकते हैं, जन्म के वंश के आधार पर, देशीकरण, प्रकृति और पंजीकरण और क्षेत्र समाविष्टि के आधार पर। तो क्या क्या क्लॉजेज है हमने डिस्कस किया, किस क्या क्या क्लॉजेज के लिए वो क्या क्या आवेदन कर सकता है, कैसे कैसे वो नागरिकता का अर्जन किया जा सकता है। चलिए अब बात करते हैं, अगर आपके पास नागरिकता पहले से ही नागरिकता है तो कैसे आपकी नागरिकता की समाप्ति की जा सकती है, कैसे आपको प्रतिबंधित किया जा सकता है भारत की नागरिकता के लिए। ठीक है, चलिए, तो पहला है स्वैच्छिक आधार पर, यानी अपनी इच्छा के आधार पर। एक भारतीय नागरिक जो पूर्ण आयु और क्षमता का हो, ऐसी घोषणा के उपरांत वह भारत का नागरिक नहीं माना जाता। ठीक है, यानी कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी इच्छा है कि मैं भारत की नागरिकता नहीं चाहिए, मुझे किसी और देश की नागरिकता चाहिए और मुझे भारतीय नागरिकता का त्याग करना है, तो आप अपनी इच्छा के अनुसार भी भारतीय नागरिकता का त्याग कर सकते हैं। दूसरा, बर्खास्तगी के ऊपर, यदि कोई भारतीय नागरिक स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर ले और उसकी भारतीय नागरिकता स्वतः बर्खास्त हो जाएगी। हालांकि यह व्यवस्था तब लागू नहीं होती जब भारत में क्या हो, युद्ध छिड़ा हुआ हो। ठीक है, यह भारत युद्ध में व्यस्त हो, यानी वो बर्खास्त कर सकता है केंद्र सरकार जब उसे लगता है कि इसने अपनी इच्छा से किसी देश की क्या कर ली है, नागरिकता स्वीकार कर ली है। ठीक है, तो भारत सरकार के द्वारा उसको क्या किया जा सकता है, बर्खास्त कर दिया जा सकता है नागरिकता से। लेकिन ये ध्यान रखने वाली बात है, ये उस समय पर यानी युद्ध के समय पर भारतीय नागरिकता का त्याग नहीं किया जा सकता, किसी भी कीमत पर उसका त्याग नहीं किया जा सकता। तीसरा, वंचित करने के आधार पर, यानी सरकार कब आपको वंचित कर सकती है अपने हम भारत की नागरिकता से, कब वंचित कर सकती है, तो क्या क्या है, यदि आपकी नागरिकता फर्जी तरीके से प्राप्त की हो, यानी सपोज करो जो आपने नागरिकता ली है उसके लिए जो डॉक्यूमेंटेशन आपने करी है, ठीक है, वो सारी की सारी आगे जांच हुई और पता चला वो सारी की सारी फर्जी है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में भी सरकार आपकी नागरिकता समाप्त कर सकती है। अगर आपने संविधान के प्रति कुछ अनादर जताया हो, ठीक है, या आपने संविधान के प्रति कुछ गलत टिप्पणियां कर दी हो या अनादर जताए हो, कहीं पर कुछ बुरे शब्द आपने बोल दिए, ठीक है, तो इस तरीके से भी आपको वंचित किया जा सकता है। तीसरा, या शत्रु के साथ गैर कानूनी रूप से आपका संबंध, यानी जो हमारे शत्रु देश हैं उनके साथ आपका गैर कानूनी संबंध है। ठीक है, और जो राष्ट्र विरोधी जो सूचनाएं हैं, उन सूचनाओं को आप हमारे शत्रु देश को क्या कर रहे हो, ट्रांसफर कर रहे हो, या शत्रु देश को लीक की जा रही हैं सूचनाएं, आप लीक कर रहे हो हमारे देश की सूचनाएं। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में भी सरकार आपको वंचित कर सकती है। नागरिक सामान्य रूप से भारत से बाहर 7, यानी आप अगर नागरिक जो है वो भारत से बाहर लगातार 7 वर्षों से रह रहा हो, तब भी आपकी नागरिकता से आपको वंचित किया जा सकता है। ठीक है, चलिए, एक छोटा सा एक चीज यहाँ पर थोड़ा समझने वाली है, विदेशी भारतीय नागरिकता क्या होती है, विदेशी भारतीय नागरिकता। तो इसके लिए सितंबर 2000 में भारत सरकार ने एक भारतीय डायस्पोरा पर LM सिद्दीकी की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया था, और इसी समिति ने फरवरी 2002 में अपनी एक रिपोर्ट प्रस्तुत की और कहा कि जो नागरिकता अधिनियम 1955 है उसमें संशोधन की सिफारिश करी, और इसी आधार पर ये 3 चीजें रखी गई, जैसे NRI, नॉन रेजिडेंट इंडियन। ठीक है, कौन होते हैं NRI, तो भारतीय नागरिक जो भारत से बाहर निवास करते हैं और उनके पास क्या होना चाहिए, जिनके पास भारतीय पासपोर्ट हो वो क्या कहलाएंगे, NRI कहलाएंगे। फिर होता है एक PIO कार्ड, ठीक है, यानी पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। ठीक है, ऐसे व्यक्ति जो वर्तमान में किसी अन्य देश के नागरिक हों पर उनके पूर्वज भारतीय नागरिक होने चाहिए, यानी वो किसी भी देश के पास अभी रह रहे हैं, ठीक है, किसी देश की नागरिकता है, वो देश से बाहर रह रहे हैं, किसी दूसरे देश के नागरिक हैं, लेकिन उनके जो पूर्वज हैं वो कैसे होने चाहिए, वो भारतीय हैं, उनके पूर्वज भारतीय हैं और उनके पास विदेशी पासपोर्ट यानी किसी दूसरे देश का पासपोर्ट है, वो कहलाते हैं PIO। ठीक है, फिर है OCI, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, यानी ऐसे व्यक्ति जिनके भारत में जन्मा कोई भी व्यक्ति जो 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद किसी अन्य देश का नागरिक लेते हो या किसी अन्य देश की नागरिकता ले ली हो, वो OCI कार्ड्स में आते हैं। ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच गाइस। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। ठीक है, और आपके कमेंट ही हमें अच्छे लगते हैं। ठीक है, आप सजेस्ट करें हम ताकि इस चैनल को और बढ़ावा दिया जा सके। ठीक है, थैंक यू सो मच और प्लीज़ सब्सक्राइब।